डाउट? अगर डाउट हो तो लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, वहां पे देख लेना। फिर भी डाउट्स हो तो संडे की क्लास में पूछ लेना, ठीक है? हाँ सर मैं लास्ट का थोड़ा बस लास्ट का केमिस्ट्री का नोट्स थोड़ा बनाना बाकी, वो बनाते हैं आपसे पूछ लूंगा अगर कुछ। ओके ओके। सो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? अभी तक हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखा था, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ा है। इफ यू रिमेम्बर, मैं फिर से दिखा दूं। ये रहे वो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सब में से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। ऐसा फॉर्मूला हमने पूरा देखा है। पर यहाँ जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, वहां मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट को लेके एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर से डील करते हैं, वो अभी आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है? तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। फर्स्ट टाइम आई थिंक ये सुनने में आएगा तुम लोग को, दैट समथिंग इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। So abnormal molecular mass means the experimental found value of molecular mass. एक्सपेरिमेंटली हमने मॉलिक्यूलर मास अगर निकाला और वो जितना आना चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, अगर उससे अलग आ गया तो उसको हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर हम लोग, चलो। एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसको याद होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। तो इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो बहुत सिंपल है इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? 2 कार्बन है, सो 2 इंटू 12। हाइड्रोजन कितना है? 3 + 1 4 है, सो 4 इंटू 1। एंड ऑक्सीजन 2 है, सो 2 इंटू 16। जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है ये। सिक्सटी? यस और नो? यस सर। एक्सपेरिमेंट जाता है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, एक्सपेरिमेंट से इसका वैल्यू आता है 120। तो ऐसा क्यों हुआ? जो इसका एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा आ गया, हायर वैल्यू आ गया या लोअर वैल्यू आ गया, उस तरह के मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक है? थोड़ी देर में देखेंगे क्यों ऐसा होता है। तो ये इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, इसको हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल। और इसका एबनॉर्मल जो होता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो आता है 120। अब ऐसा क्यों होता है ये थोड़ी देर बाद देखते हैं। बट इतना याद रखो, अगर कोई चीज एक्सपेरिमेंटली अलग आया देन द जनरल वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल। सो वेंट ऑफ फैक्टर जो है 1880 में वेंट हॉफ बोल के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आई फैक्टर और वेंट ऑफ फैक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रेशियो बिटवीन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और we can say that observed colligative property divided by calculated colligative property। तो यही चीज है जिनको अलग अलग फॉर्मूला में लिखा जा सकता है, ये दोनों याद रख सकते हो। अब हम लोग थोड़ा सा एक केस देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो लाइंस लिखी हैं ये बाद में आता हूं। दो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का दो केस समझ लो। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का दो केस बनता है। क्या दो केस बन सकता है? मैं शॉर्ट में लिखूं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ए मास। जब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन हो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एक ये केस बन सकता है, इसको मान लो हम लोग बोल दिए केस 1। और दूसरा एक केस क्या बन सकता है? जब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज लेस देन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। यस और नो? दो ही केस बन सकता है कि नहीं? अनंत, समझ में आया? यस सर। ज्वाइन किए? यस यस। समझ में आ रहा ना?
एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा हो एक केस बन सकता है, और दूसरा जब एबनॉर्मल मास नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से कम हो। तो केस 1 को हम लोग कहते हैं केस ऑफ एसोसिएशन, ये याद रखना। और केस 2 को हम लोग कहते हैं केस ऑफ डिसोसिएशन। यहां पर मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं और यहां पर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है। ये देखो कैसे होता है, एक हम लोग समझते हैं पहले। केस 1 क्या था, ये केस ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का एग्जांपल अभी अभी मैंने पहले ही बताया आपको, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3 डबल बॉन्ड OH। और इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग बना के देखोगे तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो ये आएगा 60, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। लेकिन एक चीज क्या हमें पता नहीं है, एक्चुअली में एसिटिक एसिड जो होता है एग्जिस्ट करता है और फॉर्म करता है डाइमर। डाइमर फॉर्म करता है। ये डाइमर क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हो जाएं जैसे कि लगे कि वो एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तब उस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं डाइमर। जैसे कि देखो यहाँ पे ये रहा एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, इधर एक दूसरा मॉलिक्यूल बना देता हूं एसिटिक एसिड का। अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा होगा आपको, कहाँ हो सकता है पॉसिबल? ठीक है, ये किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोई बताएगा? इंटरमॉलिक्यूल है या इंट्रामॉलिक्यूल है? यस, इंटरमॉलिक्यूलर है ना। हाँ सर। दो मॉलिक्यूल के बीच में है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो इतना स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होता है कि ये दोनों एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट होता है, और इसे कहा जाता है डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। सो एज ए रिजल्ट इसका सिंगल मॉलिक्यूल की जगह दोनों मॉलिक्यूल एक साथ है, तो इसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसका एबनॉर्मल मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 60 इंटू 2 विच इज 120। तो अभी अभी हमने स्लाइड में देखा कि विंट हॉफ फैक्टर का वैल्यू क्या होता था, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो आई का वैल्यू अगर हम लोग केस 1 में निकाले, चलो मैं दूसरे स्लाइड में नहीं जाता हूं, यहीं पे कैलकुलेट करते, यहीं पर कैलकुलेट करते हैं। सो आई का वैल्यू क्या आएगा बोलो, क्या होता था ऊपर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नीचे होता था एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है 60, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है 120। सो आई का वैल्यू कितना आ गया, हाफ आ गया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि केस ऑफ एसोसिएशन में आई का वैल्यू हमेशा एक से छोटा होगा? यस और नो? क्योंकि कभी भी कोई चीज अगर एसोसिएट होगा तो उसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास तो ज्यादा ही होगा ना नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से। तो हम लोग क्या यहाँ कह हाँ सकते हैं, इन केस ऑफ एसोसिएशन आई इज ऑलवेज लेस देन 1। और सिमिलरली केस ऑफ डिसोसिएशन में हम लोग देखेंगे आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं आई इज लेस देन 1 यहाँ पर, आई इज ग्रेटर देन 1 यहाँ। यही दो पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ नोट में लिख दिया था, देखो ये रहा वो लाइन। इन केस ऑफ एसोसिएशन आई इज लेस देन यूनिटी, व्हाइल डिसोसिएशन इट इज ग्रेटर देन यूनिटी। अब समझ में आया? ये एसोसिएशन क्लियर है ना? यहाँ पे भी वही चीज किया है मैंने, ये पहले लास्ट बैच का पढ़ाया हुआ था। केस ऑफ डिसोसिएशन चलो मैं फिर से नहीं लिखूंगा, देख लो केस ऑफ डिसोसिएशन। इसमें का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं NaCl।
NaCl का फॉर्मूला मास या फिर मॉलिक्यूलर मास जनरली हम लोग कह देते हैं, बट एक्चुअली NaCl का फॉर्मूला मास होता है। अनंत बता पाओगे ऐसा क्यों? NaCl को हम लोग फॉर्मूला मास क्यों कहते हैं? रिमेंबर? आयंस का मास लेकर उन्हें ये किया जाता है। नहीं, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है इनका ना। सॉलिड स्टेट में मैंने बताया था, दे आर क्रिस्टल्स, इनका मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, इसीलिए इनको फॉर्मूला मास कहते हैं। जो भी हो, यहां पर उनको मॉलिक्यूलर मास ही समझो। Na का 23, Cl का 35.5, सो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज 58.5। लेकिन जब भी हम लोग इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा और टूट के एक पार्ट अलग हो जाएगा, दूसरा पार्ट Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या? आइदर हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ Na या फिर हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ Cl, क्योंकि दोनों टूट टूट के अलग हो गया। Na का आ गया 23, Cl का आ गया 35.5। ये हो गया इसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो जब इसका I का वैल्यू निकालोगे तो I अगेन वही होता है ना, I इज व्हाट, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ऊपर नॉर्मल में आपका आया था 58.5, एबनॉर्मल में या तो 23 बिठा सकते हो या 35.5 बिठा सकते हो। दोनों केस में देखो आंसर जो है 2.5 और यहाँ 1.64, अप्रोक्सीमेटली एवरेज 2 हो सकता है। मतलब यहाँ I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, जो है केस ऑफ डिसोसिएशन का। अब समझ में आया? केस ऑफ एसोसिएशन, केस ऑफ डिसोसिएशन, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वेंट ऑफ फैक्टर। एनी डाउट्स? जल्दी बताओ। सर तो मतलब एसोसिएशन वाले केस में आई का वैल्यू 1 से छोटा होगा और डिसोसिएशन में कम होगा। यस, बिल्कुल ये रहा। एसोसिएशन में 1 से कम होगा, डिसोसिएशन में ऑलवेज 1 से ज्यादा होगा। ये हमें न्यूमेरिकल करते वक्त काम में लाना पड़ेगा। कहाँ न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा? वो ये रहा, मॉडिफिकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग को करेक्ट करना है। क्योंकि देखो मैंने अभी क्लास शुरू करते वक्त ही पढ़ाया था कि जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। इसके फॉर्मूला से भी हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते थे ना। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला आता है देखो, हर जगह क्या है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, कॉन्सेंट्रेशन, ये हम लोग हर जगह देख रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास जहां भी है उस इक्वेशन को हमें करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट करने के लिए वेंटॉफ ने क्या किया? बस कुछ नहीं किया, सारा इक्वेशन के सामने आई से मल्टीप्लाई कर। पहला इक्वेशन यही था ना हमारा, P0 सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन बाय P0 सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसके सामने आई बिठा दो, ठीक है। दूसरा इक्वेशन शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो क्या था? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। क्या करो आप यहाँ पर, इसमें भी आई बिठा दो। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन ये रहा। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? डिप्रीशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। इसमें भी आई बिठा दो सामने, करेक्ट हो गया इक्वेशन। और लास्ट वाला इक्वेशन क्या था हमारा? ऑस्मोटिक प्रेशर, लास्ट क्लास ही किया था हमने, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी के सामने आई बिठा। तो हमने क्या किया, सारे इक्वेशन को एक बार करेक्ट कर लिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहां पर वेंट ऑफ फैक्टर मेंशन किया है, या आपको लगता है कि ये केस ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन का है, तो आपको इस इक्वेशन को यूज करना है। सारी इक्वेशन सेम है, बस आई से मल्टीप्लाई कर दिया गया और कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। एक प्रॉब्लम देखोगे तो समझ में आएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ एनसीईआरटी, ये तो अनंत ने सॉल्व करके भी भेजा है, आई होप किए होगे। देखो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, आई का वैल्यू देखो दे दिया है। जैसे ही आई का वैल्यू दे दिया है, आपको पता है कि ये वेंट ऑफ फैक्टर गिवन है, तो इसके फॉर्मूला पे हमें काम करना होगा। और स्वयं मुझे बताओ तो CaCl2 ये क्या है, केस ऑफ एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा?
सर ये डिसोसिएशन होगा। बिल्कुल, क्यों डिसोसिएशन होगा? क्योंकि i ग्रेटर देन 1 है ना, सिंपल सा ये देख लो, i is greater than 1, so obviously it is case of dissociation. एंड दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे, ये ब्रेक डाउन हो जाता है ना, Ca2 प्लस 2Cl माइनस, तो वैसे भी। अच्छा, ये डिसॉल्व कर दिया हमने 2.5 लीटर वाटर में, सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन एट दिस। सो हमें टेम्परेचर पता है 273 प्लस 227 केल्विन, ये रहा। और हमें क्या पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है पाई 0.75 एटमोस्फेयर। और हमें क्या पता है, वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम V इज इक्वल टू 2.5 लीटर्स। और क्या पता है हमें, I पता है 2.47। हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ दिस डिसॉल्व इन दिस। अमाउंट पूछा है हमसे। अमाउंट तो आप किसमें भी निकाल सकते हो, बहुत सारे फॉर्म में अमाउंट निकाल सकते हो, ग्राम, केजी। सबसे अच्छा कौन सा तरीका होता है अमाउंट निकालने का, आनंद बताओ, अमाउंट किस फॉर्म में निकाल सकते हैं हम लोग? मोल। यस, बेस्ट नोन फॉर्म इज मोल, करेक्ट। सो हमें सिंपल फॉर्मूला पता है, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, पहले पता था सी आर टी, आई मेंशन है तो आई बिठा दो। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, आई को अपने जगह रहने दो, सी को हम लोग क्या कहते थे, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन का ये फॉर्मूला होता था ना, इनटू आर टी। देखो एवरीथिंग इज नोन, पाई पता है, वी पता है, टी पता है, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आई पता है, एन निकल जाएगा ना, पुट कर दो सारा वैल्यू। ये 0.75 एटमोस्फेयर, ये 2.47 है आई, वॉल्यूम है 2.5 लीटर। आर का कौन सा यूनिट बिठाएंगे, कौन बोलेगा? देखो ये एटमॉस्फेयर में है और ये लीटर में है, तो आर का कौन सा वैल्यू बिठाओगे, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अभी तक ये सारे चीजें याद हो जानी चाहिए एकदम बच्चों की तरह। 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और ये जो आएगा मेरा नंबर ऑफ मोल होगा, तो ये मोल में आएगा। देखो यहाँ पर सारे यूनिट खुद ब खुद कैंसिल होकर तुम्हें बता देंगे फाइनल आंसर किस में आना चाहिए। ये देखो एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कट गया, ऊपर लीटर नीचे लीटर कट गया, मोल इनवर्स से मोल कैंसिल आउट हो गया, केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसिल आउट हो गया। नाउ रिमेनिंग इज कैलकुलेशन। n is equal to 0.75 into 2.5 divided by 2.47 divided by 0.082 divided by 300. So this remaining part is your calculation. एग्जाम में ये कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर का करना है, सो बेटर while doing numerical at your home without calculator ही यूज करो, और बगल में ना कैलकुलेशन दिखाया करो, उसके लिए नंबर होता है एग्जाम में, सीबीएसई को नंबर दिया जाता है इन चीजों के लिए। कैलकुलेटर इस्तेमाल मत करना घर पे करते वक्त। अभी फिलहाल मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, शायद मैंने इसका सॉल्यूशन दिया है। ओके, सो यहाँ ग्राम में मैंने निकाला है, तो मोल में था, नो प्रॉब्लम, ग्राम में भी निकाल सकते हो। हमारा बताओ मोल में कितना है, इन लोगों को छोड़ो। किसी ने कैलकुलेट किया? पॉइंट 75 इंटू 2.5, वेल 0.03085 और 03 मोल, इतना सारा आएगा नंबर ऑफ मोल्स।
अब इसको अगर आप चाहो तो ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि n इज इक्वल टू सिंपली नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो वेट इज इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इंटू नंबर ऑफ मोल। मॉलिक्यूलर वेट CaCl2 का निकाल के यहाँ पुट कर दो, मिल जाएगा वेट। तो चेक कर लेना इट इज 3.42 और नॉट। एनी डाउट इस क्वेश्चन से, कोई प्रॉब्लम? नो। तो हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। एक एक्सरसाइज, एक न्यूमेरिकल लास्ट क्वेश्चन मुझे करके बताओ, एंड देन आज का लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे। तुम लोग के पास 9 बजे तक का टाइम है। जो जो क्वेश्चन बच गए हों उनको सॉल्व करो बैठ के। इस क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं पहले। देखो क्या है, एट 300 केल्विन टेम्परेचर पता है, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। देखो जो भी चीज पता होते जाता है उसको लिखते रहो। गिवन क्या है, टेम्परेचर 300 केल्विन। यहाँ पर ग्लूकोज क्या है देखते हैं थोड़ी देर बाद। ग्लूकोज है C6H12O6 और वेट ऑफ ग्लूकोज पता है 36 ग्राम। इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन। तो ऑब्वियसली ये सॉल्यूट ही होगा ग्लूकोज, क्योंकि सॉल्यूशन में डाला गया है। एंड वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, इन अ लीटर, so it is 1 liter. And the osmotic pressure is also given 4.98 bar. If the osmotic pressure of the solution is this bar at the same temperature, now look, temperature दिया है 36 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure 4.98 bar. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be the concentration? ये पहला केस है। दूसरे केस में क्या बता रहा है हमें, दूसरे केस में हमसे बताया जा रहा है, दूसरे केस में हमसे क्या बताया जा रहा है, सेम टेम्परेचर रखा गया है, ठीक है। इस बार वेट ऑफ ग्लूकोज नहीं दिया है, इस बार वेट ऑफ ग्लूकोज नहीं दिया गया है, इस बार वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज भी नहीं दिया गया है, ठीक है। इस बार हमें बोल दिया गया है पाई इज इक्वल टू 4.98 बार ही होगा। तो हमसे पूछा गया है कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा सॉल्यूशन। So this is a question of isotonic solution. Remember the term isotonic? It is isotonic solution or something else? क्या ये आइसोटोनिक होगा? क्योंकि पहले केस में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ और था, सेकंड केस में कुछ और है, सो इट इज नॉट आइसोटोनिक, राइट? सिंपली फॉर्मूला टेस्ट है। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो। यहाँ हेल्प के लिए तुम लोग बोर्ड पे देख सकते हो। यू हैव 2 minutes। देखो सॉल्यूशन क्या है, पहला जो मैंने लिखा है वहां पर स्लाइड्स में वही चीज यहाँ भी दिया हुआ है। पहला केस में टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है। दूसरे केस में ऑस्मोटिक प्रेशर पता है और हमें निकालना क्या है, सी निकालना है। तो आप सिंपली लिख सकते हो पाई इज इक्वल टू आई CRT,
यहाँ आई का वैल्यू कुछ नहीं अगर दिया है तो आई को सिंपली आप 1 एज्यूम कर सकते हो, until and unless something is given। कुछ नहीं दिया था इसलिए हमने आई को 1 एज्यूम कर लिया। सो सिंपली c इज इक्वल टू पाई बाई आर टी हो जाएगा। पाई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बिठा दो, टी का वैल्यू बिठा दो, यू गेट द आंसर। ये पूरा जो चीज दिया हुआ है ना, पहला वाला पार्ट, ये सब कुछ बेकार दिया है, पूरा बेकार, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए चीजें दे दी जाती है। और ऐसे अंदर की अब आता है यार कि जेई में इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा कि इसमें तो अंदर की 50% क्वेश्चन ही तो पूरा वेस्ट हो गया लगभग। बिल्कुल आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन काफी इजी है, देखो कंफ्यूज कर दिया गया तुम लोग। पहले वाला इतना कुछ है तो दूसरी बार में क्या होगा, जरूरत ही नहीं था पहली बार का चीजों को लेने का, इसका कोई सॉल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं। डायरेक्टली ये फॉर्मूला बिठाओ, यहां से आंसर सी का वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सिलेबस खत्म, ये चैप्टर का सेकंड चैप्टर।